नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, साथ में कुछ सबूत भी देने जा रहे हैं। सबूत ये एक क्षेत्रीय मीडिया चैनल में टेलीकास्ट हो चुका है, उसकी वीडियो क्लिप हमने मंगाई थी, वो हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन वो वीडियो क्लिप दिखाने के पहले आपको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दें और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हम आपको उस क्लिप की जो पूरी जानकारी यानी उसके ऊपर का विश्लेषण एनालिसिस हम आपको समझाएंगे, जो कि हमने काफी सारे एक्सपर्ट सूत्रों से हम इस विषय में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले ये केस में प्रभाकर सैल आगे आए थे। उन्होंने कुछ एफिडेविट वगैरह बनाया वगैरह, और फिर उन्होंने वो जब टिक नहीं पाए और वो समझ गए कि वो फंसने वाले हैं, अटकने वाले हैं, तो उन्होंने पूरी हकीकत बयान कर दी और वो एफिडेविट गलत है, झूठा है वगैरह, इस तरह की बातें डिक्लेयर कर दी। उसके बाद इसमें दूसरा किरदार आ रहा है किरण गोसावी। उसने खुद को सरेंडर करवा दिया, जिसके विषय में नवाब मलिक ने यह बयान दिया है कि उन्होंने उसे सरेंडर करवाया वगैरह, जो भी। खैर, तो उन्होंने ये भी बयान दिया है कि प्रभाकर सैल उनसे मिल चुके, उनके पास आके गए हैं, और ये जो हैं किरण गोसावी, ये भी इनके पास आके जा चुके हैं। तीसरा किरदार कल शाम को बाहर आया था, टीवी पर उसकी मुलाकात हुई थी विजय पगारे नाम का। वो विजय पगारे भी इनके पास आके जा चुके, ऐसा खुद का कबूलनामा यानी खुद के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया है नवाब मलिक ने। नवाब मलिक हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जो पद और गोपनीयता की शपथ ली है उसे तो पूरी तरह से भंग कर चुके हैं, क्योंकि वो 24/7 मंत्री के जैसे जो मंत्री का पद है, जो उनके कर्तव्य है, जो उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, उस पर उन्होंने उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। वो छोड़ करके वो फुल टाइम एनसीपी का प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स और ईडी के रेड्स और जब्तियां चल रही है, उसको छुपाने के लिए वो भले ही किसी और का, सभी पब्लिक का और मीडिया चैनल्स को मैनेज करके डाइवर्ट अटेंशन करता है वो पब्लिक का, वो कहानी अलग है। लेकिन इसके बाद फिर एक और किरदार आया था, सैम डिसोजा। सैम डिसोजा के बारे में आज कुछ उन्होंने कुछ पेपर्स दिखाए और कहा कि उसका असली नाम ये नहीं, ये है वगैरह वगैरह। खैर, वो तो रिकॉर्ड पर है और वो पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक अथॉरिटी का, तो वो उन्होंने हासिल कर लिया। वो भी एक मंत्री है, उनके कुछ ना कुछ वहां संपर्क होंगे। उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा तलाश थी, जिसका नाम कल सामने आया था, इस विजय पगारे ने बताया कि उसके पहले सुबह मोहित कंबोज, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक नाम डिस्क्लोज किया था, सुनील पाटिल, जो कि वो बता रहे थे कि एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो सभासद है शुरुआत से पार्टी के, यानी 98 या 99 में, 1998 या 1999 में, जब ये शरद पवार जी ने इस एनसीपी का गठन किया। खैर, वो बात अपनी जगह पर है। और ये वो ट्रांसफर वगैरह के पूरा जो कांड करते थे और उसमें उनका था, और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये अंडरग्राउंड हो गए, वापस अपने गांव दूल्हे चले गए। तो आज इस विषय पर नवाब मलिक ने भी बयान दिया था। सम्माननीय मंत्री और राष्ट्रवादी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि एनसीपी का कोई लेना देना नहीं है सुनील इससे, और इस तरह की वो जानकारी जो दे रहे हैं, सुनील पाटिल से कोई लेना देना नहीं है, हम उनसे कभी मिले नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन मोहित कंबोज ने कल काफी सारी उंगली डाली थी जो शायद इनके समझ में नहीं आई, आज वो उसके अंदर फंस चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो देशमुख के बेटे हैं, अनिल देशमुख के बेटे, इनके उसके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है वगैरह वगैरह। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो क्लिप, जो वीडियो क्लिप जो टेलीकास्ट हो चुकी है, आज ही ब्रॉडकास्ट हो चुकी है क्षेत्रीय चैनल पे, दोपहर के 4 और 5 के बीच में। वो अभी हम आपको दिखाएंगे, लगभग 4 मिनट 18 सेकंड के आसपास की वो क्लिप है, वो आप पूरा देखिए। उसके बाद हम पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि किस तरह से ये जो ड्रामा है क्या हकीकत है, क्योंकि जो सीन में बोला जा रहा है, उस क्लिप में जो बोला जा रहा है वो कुछ और विषय है, मतलब है तो इसी विषय से कनेक्टेड, लेकिन उसकी असलियत हकीकत हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं वो जो सुनील पाटिल हैं, कथाकथित एनसीपी के सभासद, वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो क्लिप में, उस टीवी चैनल के वीडियो क्लिप में। हम उस टीवी चैनल के भी आभारी हैं कि उन्होंने ये टेलीकास्ट किया, प्लस हमें वो क्लिप उन्होंने भेजी ताकि हम अपने सभी दर्शकों के सामने रख सकें। तो आइए देखते हैं वो क्लिप।
तर आरोप प्रत्यारोप आर्यन प्रकरणावरून होत आहेत। या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड सुनील पाटील असल्याचा आरोप आहे, तो सध्या माध्यमांसमोर आलाय। जाऊया आई थी 8 बजे मनीष भानुशाली ने जो टिप की लिस्ट नाम भेजे थे कौन कौन क्रूज पे, उसमें आर्यन खान का नाम नहीं था, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही होगी। जांच एजेंसियां पता करे, क्योंकि 1 तारीख की जो लिस्ट आई है मेरे पास, जो मनीष भानुशाली ने मुझे भेजी थी सैमुअल डिसूजा के देने के लिए, तो लिस्ट में उसका नाम नहीं ना। लिस्ट में नाम नहीं है, उसका नाम लिस्ट में नहीं, वो लिस्ट में दे रहा पत्रकारों को, एजेंसीज को दूंगा। हाँ। आपके पास क्या क्या एविडेंस है? अभी आप बोल रहे हैं मैं ये मेरे पास ये एविडेंस है, मैं एसआईटी को दूंगा। क्या क्या एविडेंस है? एविडेंस वही व्हाट्सअप चैटिंग, व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग्स और लिस्ट का क्या क्या हुआ, मैं कहाँ कहाँ का लोकेशन में ये करके रखा था, उतना वही लिस्ट। अहमदाबाद में आप किस किस से मिले और बाकी लोगों का भी नाम लिया कि कुछ लोग बैठे थे कहीं और फिर आपसे बात हुई बाकी कोई होटल में? और ये ललित होटल का क्या मामला है? ललित होटल में क्या है कि पिछले साल लॉकडाउन के बाद मैं जब काम करने बॉम्बे आया तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए मैं 4-6 महीना ललित में रुका था। और ललित का कुछ है ही नहीं, वहाँ पे बोला गया कि एनसीपी के लीडर आते थे, शराब, उनको बोलो मोहित कंबोज को मैं शराब नहीं पीता था, मैं था नहीं वहाँ पे, मैं रहता था वहाँ पे। तो पार्टियां देखो तो निकाले सीसीटीवी फुटेज, दे वो पार्टीज के फोटोज। पहली बार उसने ऋषि देशमुख का नाम लिया, मैं ऋषि देशमुख को जानता नहीं हूँ। उन्होंने वलसे पाटिल का नाम लिया, वो बनावट रिकॉर्डिंग करके वो डाल दिया है, वो भी जांच कराया जाए ना। मैं वलसे पाटिल को कभी मिला नहीं। अनिल देशमुख को? अनिल देशमुख नेता थे तो एक बार धुलिया में मेरे पास आए थे, मतलब धुलिया में कोरोना काल में आए थे, तभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। ट्रांसफर का रैकेट चलाते इतना ये करते तो 100 करोड़ तो होंगे मेरे पास। मैं मोहित कंबोज को चैलेंज करता हूँ, जाके धुलिया में प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कर, बाद में रैकेट चलाने की बात कर। और क्या कहना चाहते हैं? ये जो पूरा मामला हुआ है, ये मामले में मुझे फंसाया गया है कि मैं एनसीपी से जुड़ा हूँ, इसके लिए जांच होनी चाहिए इसकी कंप्लीट। ये भी कहा गया कि आप सह्याद्री जाते थे। कभी गया नहीं सह्याद्री में, तो वो भी तो निकालो, तुम्हारा होगा ना इतना, तो सीसीटीवी फुटेज निकालो ना सह्याद्री के। सह्याद्री से कब मिला, कब गया मैं, मेरा कोई संबंध है। और पहली बात तो नवाब मलिक जी से मैं कभी मिला ही नहीं। नवाब मलिक जी से 10 तारीख को बात हुई थी मेरी इस मामले में कि भाई मुझे डर लग रहा है कि ये सब मुझ पे डाल देंगे और मुझे मरवा देंगे ये लोग, तो हुआ ही वही। आप कहाँ थे? दिल्ली गए फिर अहमदाबाद? मैं अहमदाबाद में होटल नोवाटल होटल में था, हिल्टन होटल में था, नोवाटल हिल्टन, वहाँ पे अहमदाबाद में ही रुका था। अहमदाबाद में 5-6 दिन पहले इन्होंने दिल्ली बुलाया था मुझे, मनीष भानुशाली और धवल भानुशाली ने, कि तुम फटाफट दिल्ली आ जाओ। तो मैं भाड़े की गाड़ी लेके, रेंट कार हायर करके मैं दिल्ली गया था। फिर वहाँ पे आपसे मारपीट की गई? पहले दिन गया, रिकॉर्डिंग पर हाँ धमकियाँ दी गई, मारपीट की गई। क्या धमकी दी गई? कि यहाँ से निकला तो जान से मार देंगे, हम बड़े बड़े लीडरों के पास जाने वाले, तुम एक्सपोज करो इनको। मतलब क्या क्या जो सच्चाई वो करो ना, मैं क्या एक्सपोज करूँ किसी को। अभी मैं देखा आप रो भी रहे थे, आंखों में आंसू थे। तो अभी ज्यादा रो नहीं सकते ना, क्योंकि वो मारेंगे तो अपने मेरी जान को। तर मी या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड नाही, समीर वानखेडेंशी माझा संपर्क नाही, मलिकांशीही कधी भेट झालेली नाही असं पाटील यांनी स्पष्ट केलंय। मलिकांशी फक्त बोलणं झालेलं होतं, समीर वानखेडेंशीही संबंध नाही। मी 4-6 महिने ललितमध्ये थांबलो होतो, कारण इथे आल्यानंतर माझ्याकडे राहण्यासाठी काही पर्याय नव्हता। मी ऋषिकेश देशमुखना ओळखत नाही असंही पाटील यांच्याकडून सांगितलं जातंय। अनिल देशमुखांना धुळ्यात भेटलेलो होतो, मात्र तेही कोरोना काळात। धुळ्यात जाऊन माझ्या प्रॉपर्टीची चौकशी करा असं कंबोज यांना आव्हान दिलेलं आहे। मलिकांशी फक्त बोलणं झालेलं आहे, चौकशी व्हावी या सगळ्या प्रकरणाची, या सगळ्या आरोपांची, असं पाटील यांच्याकडून म्हटलं जातंय। सुनील पाटील यांनी त्यांच्यावरचे सगळे अभी आपने देखा कि ये सुनील पाटिल क्या कह रहे थे इस वीडियो क्लिप में मीडिया के सामने उनके एएनआई का माइक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दोस्तों, नवाब मलिक पहले ये कह रहे थे कि ये हिंदू हैं, मुस्लिम को टारगेट किया गया है, शाहरुख खान के बेटे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और कहानी चालू की जो फिर टिक नहीं पाई कि इनके पिताजी तो मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे, फिर अब वो उनके दलित का रिजर्वेशन का कहाँ सवाल रह गया। तो समीर वानखेड़े साहब के जो पिताजी हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ का आबरू नुकसानी का यानी मानहानि का दावा
नवाब मलिक के खिलाफ ठोक दिया है और मोहित कंबोज यानी जिसे मोहित भारतीय कहते हैं जिन्हें, उन्होंने भी 100 करोड़ के मानहानि का दावा इसी नवाब मलिक के खिलाफ ठोक दिया है, अदालत में दायर कर दिया दोनों ने। खैर माफ कीजिए सॉरी। तो ये जो क्लिप थी, वीडियो क्लिप, इसमें अगर आपने नोट किया होगा कि किस तरह से बौखलाए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। प्रभाकर सहलाए वो भी वैसे ही लग रहे थे, सैम डिसोजा भी वैसे ही लग रहे थे, किरण गोसावी भी, उन्होंने तो मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन वो जो उनकी वीडियो क्लिप सामने आई है उसमें बौखलाए हुए ही लग रहे हैं, और ये भी बौखलाए हुए लग रहे हैं। ये लग रहा है स्पष्ट रूप से ये कि किसी प्रेशर में है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी जानकारी दे दी। इन्होंने, देखिए, 2 बातें आपको बताते हैं खास इसके अंदर की, 2 से 3 बातें। एक तो इन्होंने जब मोहित भारतीय का नाम लिया तो किस तरह गुस्से से या चिड़े हुए तरीके से लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये कर ले वो कर ले। और जहां पर नवाब मलिक के नाम लेने का सवाल आया तो नवाब मलिक जी कहा, देखिए जो सरकार से त्रस्त है, जिसे सरकार से तकलीफ है, वो सरकार के मंत्री को नहीं संपर्क करता, वो संपर्क करता है विरोधी पार्टी को, ऑपोजिशन पार्टी के किसी बड़े नेता को। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एक तारीख बताई, इन्होंने कहा कि 10 तारीख को यानी पिछले महीने, क्योंकि आज 7 नवंबर है, 2 अक्टूबर 2021 की रात को वो क्रूज पर पार्टी हुई थी। 3 तारीख को ये सब गिरफ्तारियों की खबरें चालू हो गई। उसके बाद 6 तारीख से यानी 6 अक्टूबर 2021 से नवाब मलिक ने इस विषयों पर, इन्हीं विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेना चालू किए, बयान देना चालू किए, ट्विटर के ऊपर अपना ट्वीट करना चालू किया। और 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर 2021 को इन्होंने फोन किया था, ऐसा ये इसी वीडियो क्लिप में बता रहे हैं। यानी लगभग 1 महीना पूरा होने आया है, 28 दिन लगभग हो चुके हैं। 28 दिन तक नवाब मलिक इस विषय पर क्यों चुप रहे? आज के सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ हमारे साथ फोन पे बात की थी, तो 28 दिन 27 दिन उन्होंने क्यों नहीं बताई ये बात, जब ये इतनी पूरी जानकारी अगर उनके पास थी। आज वो कह रहे हैं नवाब मलिक कि ये तो अपहरण का केस है। अगर अपहरण का केस है तो ये लोग आपसे क्यों संपर्क कर रहे थे? और इस केस से जुड़ा हुआ हर इंसान आप ही को कैसे जानकारी भेज रहा है? ये जो बता रहे हैं कि गुमनाम पत्र है, किसी से लिखवा के अगर आपने, किसी ने चिटका दिया या दिखा दिया, किसकी हैंडराइटिंग है हमें क्या पता। तो ये केस से हर बात पर, कदम कदम पर उसका ताल्लुक ये नवाब मलिक साहब से क्यों आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर कोई अधिकारी चिट्ठी लिखे तो नवाब मलिक को लिखे, अगर सैम डिसोजा कांटेक्ट करे या विजय पगारे कांटेक्ट करे, संपर्क करे, तो नवाब मलिक से ही संपर्क करे। अरे क्यों? बहुत सारी पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है और कई सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई है, उनके कई सारे ग्रुप्स है। किसी भी पार्टी के नेता को संपर्क किया जा सकता था, बहुत मामूली सी बात थी। अब ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से ही संपर्क करना जरूरी था, नहीं, लेकिन और बहुत सारी पार्टियां हैं। बाकी सब पार्टियां छोड़िए, एक ही मिली हर इंसान को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। दूसरा तो उसमें भी और कोई नेता नहीं मिला, सिर्फ नवाब मलिक। ये क्या माजरा है? इसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो और मसला है कि इनके जमाई के ऊपर जो केस हुई थी उसमें भी समीर वानखेड़े यहाँ पर जोनल डायरेक्टर थे, और उनकी वो केस, इसके सिवा 4 केस और आर्यन खान की केस, ये सभी अभी एनसीबी के सेंट्रल जो ग्रुप है उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, और वहां पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो हैं वो उस केस की तहकीकात करने वाले हैं। 2 टीम्स बनाई जा चुकी है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक जो कि इसके विदेश के संबंध, यानी जो आर्यन खान का व्हाट्सएप का जो चैट्स था उसका विदेश का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, कौन से ड्रग डीलर है, नहीं है, क्या है, उसकी जांच में लग जाएगी कल से। और दूसरी एक टीम कल ही यहाँ पहुंच रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि आर्यन खान को और उनके पिताजी यानी शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, इन्हें कल वहां सम्मन कर दिया गया है, इन्हें समन आज इशू कर दिया गया है, इन्हें पहुंचाया जा चुका है, और इन्हें कल एनसीबी के मुंबई के कार्यालय में कल बुलाया गया, ऑफिस में बुलाया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है जो अभी हमने आपको दी। लेकिन ये जो कनेक्शन हर इंसान जो इस केस से ताल्लुक रखता है उसका संबंध नवाब मलिक से ही क्यों है? मोहित भारतीय ने कल भी एक सवाल उठाया था, आज भी सवाल उठाया कि 3000 करोड़ की संपत्ति एक भंगार वाले के पास कैसे आई?
उसका जवाब नवाब मलिक नहीं दे रहे। भंगार वाला उन्होंने कहा है, हमने नहीं। तो इस तरह के जो सवाल हैं उसे डॉज करके साइड में रख के, और पहले ये कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जो है वो अपनी प्राइवेट आर्मी चला करके यूज करके बना करके यूज करके और वसूली का काम कर रहे हैं, और अब वो कहते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र जो है ये मोहित कंबोज ने किया है, यानी मोहित भारती ने किया है। आप एक बात बताइए, एक और उन्होंने आज आरोप किया कि मोहित भारती और समीर वानखेड़े आपस में वो कब्रिस्तान के बाहर मिले थे, जहां पर के ये आरोप हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है समीर वानखेड़े का, और ये कहते हैं कि वहां के कुछ स्लम डवेलर या वो एरिया के जो रहवासी है उन्होंने इन्हें मिलते हुए देखा था, एक दाढ़ी वाला था, कुछ सिक्योरिटी थी साथ में, और वो और ये समीर वानखेड़े साहब मिले आपस में। अरे भाई मिले तो नवाब मलिक को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? शरद पवार बैठे हैं, अजीत पवार बैठे हैं, कई सारे मंत्री हैं इस सरकार में, एनसीपी के हों चाहे कांग्रेस के हो चाहे शिवसेना के हो। क्या ड्रग्स लॉबी के विषय में या एनसीपी के विषय में ठेका सिर्फ नवाब मलिक ने लेके रखा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए उनके जमाई के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बसता है। उन्होंने पर्सनली टारगेट किया वानखेड़े परिवार को, समीर वानखेड़े को और उनके पूरे परिवार को, उनकी बहन हो, उनकी पत्नी हो, उनके पिता हो, लेकिन वो सब हो चुका। आज फिर ये बंदर की तरह यहां से वहां जंप मारने की, उड़ी मारने की क्या जरूरत है? क्या मोहित कंबोज का षड्यंत्र पहले समीर वानखेड़े का षड्यंत्र था, अभी ये मोहित कंबोज या मोहित भारतीय का ये षड्यंत्र अचानक हो गया? क्योंकि ये मोहित भारतीय अभी उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं इसलिए, या फिर इसके अंदर और कुछ बातें? इन्होंने ये भी कहा जो नवाब मलिक है कि 1100 करोड़ का इन्होंने घपला किया है, इनके घर पे सीबीआई की रेड हुई थी। अरे भाई आर्थिक घपला है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनकम टैक्स रेड करेंगे, सीबीआई क्यों रेड करेगी? क्या ये बौखलाहट है? इस तरह के बयान देने के पीछे क्या आपको कारण लग रहा है? हम अपने आपसे पूछ रहे हैं, अपने दर्शकों से, ये हम जानना चाहते हैं। खैर, ये जो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी, इस वीडियो क्लिप का हमने पोस्टमार्टम किया, एनालिसिस किया, आपकी इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है? क्योंकि ये जिस तरह से मोहित भारतीय के विरुद्ध यानी चिढ़ करके बात करना और जो ड्रग्स खत्म होने चाहिए इस देश से, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं इस पूरे देश से, उस अधिकारी को टारगेट करने वाले नवाब मलिक को ही सभी लोग संपर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप बखूबी समझते हैं। फिर भी आप आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और आपसे एक और विनती है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके सभी लोगों के साथ शेयर करें। भारत के हर नागरिक तक ये सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र के हर नागरिक तक नहीं, भारत के हर नागरिक तक, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि सही जानकारी सबको प्राप्त हो कि उनके चुने हुए नेता यानी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे, चालू कर दे, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन, हमारे हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और आप वो सबसे पहले देख करके सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।